अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉइल पॉल्यूशन एंड प्लांट रिस्पॉन्स। तो प्लांट्स के ऊपर सॉइल पॉल्यूशन का क्या इम्पेक्ट आता है वो डिस्कस करेंगे इसमें। प्लांट्स क्योंकि बेसिक नीड है उनकी, जो इन्वायरमेंट जिसमें ग्रो करना है वो सॉइल ही है। सॉइल के से उनका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंट्रैक्शन होता है प्लांट की रूट्स का, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, वाटर अपटेक करते हैं। अगर सॉइल पॉल्यूटेड होती है तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के इश्यूज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल पॉल्यूशन है क्या? प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में कि कोई भी कंटेमिनेशन ऐसी जो फॉरेन सोर्स हो, जो पहले से उस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ना करता हो, वो पॉल्यूटेंट कहलाता है। तो सॉइल के केस में टॉक्सिक केमिकल्स वही होंगे पॉल्यूटेंट जो सॉइल का नॉर्मल सॉइल के अंदर नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, और उनकी कंसंट्रेशन इतनी हाई हो जाए कि वो प्लांट की हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए रिस्क फैक्टर के तौर पे सामने है। तो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन सॉइल इन हाई इनफ कंसंट्रेशन पोज अ रिस्क टू प्लांट हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। इसको हम और भी नाम दिए जाते हैं सॉइल पॉल्यूशन के अलावा। इससे हम कई दफ़ा ग्राउंड पॉल्यूशन के तौर पे भी लिखते हैं, या इसको आपको लिटरेचर में मिलेगा, ग्राउंड पॉल्यूशन के तौर पे भी लिखा हुआ मिलेगा, और लैंड पॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स बेसिकली ये सोर्स उसका जो है वो एटमॉस्फेरिक, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो जब सेटल डाउन होते हैं ग्राउंड पे, एक तो ये सोर्स है। एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंज के साथ वो डिपॉजिट होते हैं, या वैसे सेटल डाउन होते हैं और सॉइल पॉल्यूशन का बायस बनते हैं, या डायरेक्टली जो वाटर के साथ जैसे सीवरेज वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो उनके थ्रू वो आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं सॉइल में, वो भी हैं। और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो सेटल डाउन होने के बाद सॉइल की पॉल्यूशन काज करते हैं। उसके अलावा कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं सॉइल में एज सीवरेज वाटर जो है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आता है वो लिक्विड फॉर्म में जो है सॉइल में डिपॉजिट होगा। और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। केमिकल्स जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर सॉइल पॉल्यूशन काज करने का बायस बनते हैं। तो ये कुछ इसमें आपको ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे होंगे सॉइल पॉल्यूशन के। तो ओवरऑल एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनी पॉल्यूटेंट जो भी सॉइल के अंदर आता है, वो सीवेज के थ्रू हो, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के थ्रू हो, केमिकल फर्टिलाइजर हो, या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स के सेटल डाउन होने से हो, वो प्लांट की हेल्थ को के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉइल एसिडिफिकेशन। एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं जब ये सेटल डाउन होते हैं, डिपॉजिट करते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर, तो एयर से ये डिपॉजिट होंगे, डायरेक्टली ये सेटल डाउन हो सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेंज के साथ वो आएंगे, तो सॉइल की सरफेस के ऊपर वो आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब सॉइल की सरफेस पर वो डिपॉजिट होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे, जैसे इसमें सल्फेट्स और नाइट्रेट्स हैं, नॉक्स और ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये पीएच, सॉइल की पीएच को लोअर करते हैं। जब ये सॉइल सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, सॉइल सरफेस की पीएच को लो करते हैं, और लो पीएच जो होगी वो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ करती है, यानी कि ये पीएच 7 से बिलो चली जाती है, और लोअर पीएच के लेवल जो होते हैं उन्हें हाई एसिडिटी कहते हैं। इन कंडीशन के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। इसके कुछ जनरल इम्पेक्ट्स आते हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ के अलावा उस सॉइल एनवायरनमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ चेंज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्लांट की रूट्स जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही होती हैं वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल माइक्रोब्स हैं। तो उनकी एक्टिविटी रुक जाती है, पर्टिकुलर डिकम्पोजर ने बहुत सारे मटेरियल्स को डिकम्पोज करना है, बहुत सारे मिनरल्स को डिकम्पोज करना है और प्लांट के लिए अवेलेबल करना है उन्हें। तो प्लांट के बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी बेसिस हैं जो जब सॉइल एसिडिक होना शुरू होती है तो वो लीच डाउन हो जाती हैं,
वो लोअर लेयर्स में चली जाती हैं, अपर लेयर्स में से वो स्टे नहीं करती क्योंकि वहाँ पे एसिडिक आयंस मौजूद हैं, तो ये बेस के आयंस जो हैं वो लीच डाउन कर जाते हैं। उनकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काज होती है और प्लांट को उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते, तो प्लांट प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाता क्योंकि इसका जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ उसमें उसे ऐसे आयंस मौजूद होते हैं जो एसिडिक आयंस हैं वो मौजूद होते हैं, और बेसिक आयंस की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिएंट बैलेंस सॉइल में नहीं रहता, तो प्लांट की रूट्स जो है वो प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाती न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक ना करने की वजह से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी सफ़र करना पड़ती है। और इसके अलावा ये जो एसिडिक कंडीशन है सॉइल की, ये रूट्स को पर्टिकुलरली रूट हेयर्स को डैमेज करती हैं क्योंकि वो एक्टिव साइज हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं डायरेक्टली, तो एसिडिक कंडीशन में रूट हेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो प्लांट का वाटर अपटेक का और न्यूट्रिएंट अपटेक का जो एक मैकेनिज़्म है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है, जो प्लांट के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है उसकी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इस कंडीशन के अंदर जो इसकी सॉइल बेसिक सोर्स है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अपटेक का, तो एसिडिक जो कंडीशन होती है, इंक्रीज एसिडिटी जो होती है वो हैवी मेटल्स की जो अपटेक है वो प्लांट के अंदर बढ़ा देती है। हैवी मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कैडमियम, जिंक और ये मर्करी, मैग्नीज और आयरन वगैरह की कुछ ऐसी टाइप्स मौजूद हैं तो हैवी मेटल की तो वर्क करती हैं, तो इनकी जो अपटेक है प्लांट के अंदर बढ़ जाती है। अब जिंक प्लांट को रिक्वायर होता है, कैडमियम भी रिक्वायर होता है, लेकिन थोड़ा लोअर अमाउंट में, मैग्नीज भी और आयरन भी लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं क्योंकि ये ट्रेस एलिमेंट्स के तौर पे प्लांट को रिक्वायर होते हैं, लेकिन अंडर एसिडिक कंडीशन इनकी अपटेक जब प्लांट में बढ़ती है तो प्लांट के अंदर इनकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी आती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। एसिडिफिकेशन इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट काज करती है वो वेदरिंग ऑफ सिलिकेट मिनरल्स है। ब्रेक डाउन जो है सिलिकेट मिनरल्स, उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। मिनरल्स की ब्रेक डाउन की वजह से जो एक सॉइल का मिनरल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। सॉइल की डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है क्योंकि एसिडिफिकेशन जो है सॉइल की वो सबसे उसका प्राइम टारगेट सिलिकेट्स जो है सॉइल के अंदर, जो सैंड पार्टिकल्स में मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, जो पल्वराइज करवाते हैं, सॉफ्ट करवाते हैं सॉइल को, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर रूट्स की मूवमेंट आसान होती है, उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। जब उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है सॉइल का वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए ये सारी चीज़ें जो एसिडिफिकेशन है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाए, रूट्स की ग्रोथ डिस्टर्ब होने की वजह से, न्यूट्रिएंट अपटेक प्रॉपर ना होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो वो स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जाता है और उसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं पेस्टिसाइड्स एज अ सॉइल पॉल्यूटेंट। अब पेस्टिसाइड्स क्योंकि इसमें पेस्ट को किल करने के लिए इंसेक्ट्स को फंजीसाइड्स वगैरह और हर्बिसाइड्स भी इसमें शामिल हैं, तो इस तरह की चीज़ें केमिकल्स हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं एज अ फोलियर स्प्रे के तौर पर। अब फोलियर स्प्रे में जब उन्हें स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए या ऐसे फंगस वगैरह की इन्फेक्शन हो जाती है जिसमें बहुत सारी फंगल डिजीज़ हैं, उनको किल करने के लिए फंजीसाइड अप्लाई की जाती हैं, उसकी वजह से जो उसका फोलियर स्प्रे के दौरान जो लीव्स के ऊपर तो सेटल होता है वो तो अपना पर्पस पूरा करेगा फार्मर का कि वो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, लेकिन सारे का सारा फोलियर लीव्स पे सेटल डाउन नहीं होता, उसमें काफ़ी सारा सॉइल सरफेस पे जाके सेटल होना शुरू हो जाता है, और जब वो सेटल होता है तो उसकी वजह से सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड पॉल्यूशन आती है। तो पेस्टिसाइड पॉल्यूशन जो है वो पेस्टिसाइड्स के मोस्ट कॉमनली ये कैटाइंस की फॉर्म में अपीयर होते हैं और ये कैटाइंस एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पेक्ट आता है कि ये सिलिकेट मॉलिक्यूल जो हैं, सिलिकेट पार्टिकल्स हैं, उनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, या ये ह्यूमस पार्ट मॉलिक्यूल जो हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, उनके साथ ये जाके कैटाइन अपनी अटैचमेंट बनाते हैं। तो यहाँ जाके ये पेस्टिसाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉइल के अंदर अपनी अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, या तो वो सिलिकेट्स के साथ के जो क्ले पार्टिकल, सिलिकेट क्ले पार्टिकल्स जो हैं उनके साथ अटैचमेंट करते हैं, या ह्यूमस मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं। और इन दोनों के साथ अटैचमेंट करने के बाद
अटैचमेंट इनकी उनकी पीएच डिपेंडेंट एक्सचेंजेबल चार्ज साइट्स पे होती है, जहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करना है, जिनके अंदर ये मिनरल्स को अपने साथ अटैच करवाते हैं और जो रूट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। वहाँ पेस्टिसाइड्स के जो कैटाइंस हैं उन पीएच डिपेंडेंट एक्सचेंजेबल साइट्स के ऊपर आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब ये एब्जॉर्ब अब जब प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक करने जाता है, जहाँ पे पीएच डिपेंडेंट एक्सचेंजेबल जो चार्ज साइट है, जहाँ न्यूट्रिएंट्स से अटैच होना था, वहाँ जब ये पेस्टिसाइड्स अटैच होती हैं तो प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब पेस्टिसाइड सब्सटेंसेस जो होती हैं वो प्लांट्स के अंदर जब जाती हैं तो प्लांट्स के अंदर टॉक्सिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे फंजीसाइड्स हैं, क्योंकि इनका पर्पज़ है, इनका फंक्शन होता है कि फंगस को किल करना। सॉइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की फंजाई मौजूद हैं, उनमें बहुत सारी ऐसे हैं जो सॉइल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक्टिनोमाइसीड्स भी मौजूद हैं। तो ये उन फंजीसाइड की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। जब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय होती है तो सॉइल के अंदर जो इन ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में पार्ट प्ले करना या प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो प्लांट्स इसकी वजह से जो अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को सफ़र करने लग जाते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं, जैसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे एक्टिनोमाइसीड्स और फंजाई वगैरह सॉइल से जब ख़त्म होते हैं तो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं उनको ग्रोथ का चांस मिलता है और वो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं और सॉइल के अंदर जो अमोनिया है उसकी डेफिशिएंसी काज करते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं उनके अंदर आर्सेनिक और सल्फ़र के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और ये सल्फ़र के पार्टिकल्स या आर्सेनिक के पार्टिकल्स की टॉक्सिक सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ येलोइंग, नेक्रोसिस, शूट होल्स, प्रीमेच्योर डिफोलिएशन की फॉर्म में प्लांट्स में अपीयर होते हैं। डिफरेंट टाइप के ये टॉक्सिक सिम्टम्स हैं जो पेस्टिसाइड की वजह से अपीयर होते हैं, और ये डायरेक्टली पेस्टिसाइड डिफोलियर स्प्रे की वजह से कई दफ़ा अपीयर होते हैं कि जब लीव्स उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, और कई दफ़ा ये इनडायरेक्टली फ्राम सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद रूट्स के थ्रू जब वो लीव्स तक पहुँचे तो येलोइंग और नेक्रोसिस वगैरह के जो सिम्टम्स हैं ये फोलिएज के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो पेस्टिसाइड पॉल्यूशन से आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सीवेज या सीवरेज से वेस्ट, जो हमारा हाउस होल्ड या इन अर्बन एरियाज़ के अंदर से जितना भी वाटर डिस्चार्ज होता है वो मोस्ट कॉमनली जो है फर्टिलाइज़र के तौर पे बहुत सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं सीवेज वाटर को एज अ सोर्स ऑफ वाटर, और साथ उसके क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं तो उन्हें क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए कुछ फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो कि दुनिया भर में बैन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो फर्टिलाइज़र डिपॉजिट्स के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, या उसको वेस्ट को कहीं पे डिपॉजिट करना हो तो सॉइल्स के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। सॉइल ही एक ऐसा सोर्स है जो अर्बन एरियाज़ के सॉइल्स को, जो आप शहरों के बाहर देखते होगे कि गंदे पानी के जोड़ खड़े और बन जाते हैं, नालियों का पानी इकट्ठा होता रहता है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वहाँ उसको डंप करना, डिपॉजिट करने की वजह से सॉइल के अंदर बहुत सारे सीवरेज मैटर के सीवरेज वाटर का जो मैटर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जब वो डिकम्पोज होता है तो वो बहुत सारी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। थोड़ी अमाउंट में अगर लोग क्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो उनको उसका फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन उसके बाद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं जो प्रॉब्लम काज करती हैं। उसके बाद बहुत सारे इसमें, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के अलावा इसमें बहुत सारी टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है सॉइल एटमॉस्फेयर के अंदर। जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं ये वेजिटेशन के लिए इनका एक्सेस अमाउंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नहीं हो पाती, और वो टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाती है। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की टॉक्सिसिटी जो है प्लांट की पर्टिकुलरली वेजिटेशन के लीव्स को डैमेज करती है।
उसके बाद जो टॉक्सिक हैवी मेटल रिलीज़ होती हैं सीवेज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने के बाद सीवेज वेस्ट से, वो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स आते हैं। इस तरह ऐश जो है, ऐश भी इंडस्ट्रियल रीजन से कह सकते हैं, जो कंबस्शन ऑफ कोल और थर्मल इंडस्ट्री जो पावर प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर से ये कोल की बर्निंग के बाद उनकी चिमनियों में से जो ऐश निकलती है, उनको वहाँ सीव किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको एयर में जाने से रोका जाता है। जब ऐश को एयर में जाने से रोका जाता है तो उसको उनकी जो आउटलेट्स हैं उनमें जब वो इकट्ठी होना शुरू होती हैं तो वो सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में जो इकट्ठी हो चुका होता है वेस्ट, उसे इंडस्ट्रियल जो प्लांट के वेस्ट डिपॉजिट प्लेसेस हैं वहाँ पे कर दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली सॉइल के अंदर ही ऐश को डिपॉजिट किया जाता है। अब क्योंकि थर्मल कोल पावर से आने वाली ऐश होती है वो लैंड फिलिंग के अंदर डिपॉजिट हो रही है या किसी और जगह पे सॉइल में डिपॉजिट होगी, तो वहाँ जितनी वेजिटेशन होगी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगी। उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होंगे जो प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ के लिए अपना पार्ट प्ले नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है केमिकल फर्टिलाइज़र एज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो हैं, उनमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का बात करेंगे। फार्मिंग कम्युनिटी में आपको पता है कि एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एक्सेसिवली यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र को, और वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की एक्सेसिव यूज़ जो है वो सॉइल के अंदर पॉल्यूशन का एक सोर्स बनता है। आगे देखा जाए तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, बहुत सारी कैटेगरीज हैं सब्सटेंसेस की। उनमें नाइट्रोजन एक बेसिक कंपोनेंट है जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन के प्लांट के जितने सेल्स हैं सब के अंदर, हर सेल के अंदर उसका कुछ ना कुछ पार्ट मौजूद है, बल्कि मेन आप कह सकते हैं कि जो उसका जीनोम है, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनका कंपोनेंट बनता है। तो प्लांट की जीनोम का एक पोर्शन है हर सेल के अंदर वो मौजूद होता है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की टॉक्सिसिटी है कि उसकी अगर कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स किया जाता है, तो सॉइल के अंदर ही वो नाइट्रोजन के जो सब्सटेंस रहती हैं और उनकी कंसंट्रेशन हायर जब लिमिट में आती है तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट्स और नाइट्रेट की बात करेंगे। नाइट्राइट और नाइट्रेट टॉक्सिसिटी प्लांट्स के अंदर, पर्टिकुलर लीव्स के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, या उसके अंदर जो उसके मार्जिन हैं उनकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। तो वो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ को, पर्टिकुलरली लीव्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हैं जनरली ये डेफिशिएंसी, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मौजूद हैं तो ये पोटाशियम की अपटेक को प्रिवेंट करते हैं। तो पोटाशियम की अपटेक प्रॉपरली नहीं हो पाती तो उसकी डेफिशिएंसी काज होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जब बढ़ जाते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्लांट ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन की तरफ जाता है और उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। प्लांट के अंदर जो उसका कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और एज़ कम्पेयर जब कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स जो है उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एक साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये जो है ये काज करता है अल्ट्रेशन इन अमाइनो एसिड बैलेंस प्लांट के अंदर, और उसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसके अंदर उसका एक अमाइनो एसिड का बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है। प्लांट के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाते और वो अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस को भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। और उसके अलावा फाइनली इससे ये होता है कि जो क्वालिटी है प्रोटीन की, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का प्रॉपरली उनमें का जो एक प्रॉपर सिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता, तो जो प्रोटीन्स बनती हैं वो उस क्वालिटी की जो प्लांट को रिक्वायर होती है उसमें नहीं बनती। कई दफ़ा इंफीरियर प्रोटीन्स डेवलप होना शुरू हो जाती है जो प्लांट की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लास्टली एक और इसमें कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम है, अमोनियम सॉइल के अंदर अमोनियम गैस प्रोड्यूस करता है, और रूट्स के अराउंड जब ये अमोनियम गैस प्रोड्यूस होती है
तो उसमें से कुछ रूट जोन में से ये स्केप करती है, स्केप करके एरियल पार्ट्स की तरफ मूव करती है। तो अमोनिया गैस जो है वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो होते हैं उनकी इंजरी उनको, क्योंकि ये इंजूरियस गैस है तो उनके अंदर, प्लांट के अंदर इस अमोनिया गैस की इंजरीज जो है प्लांट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो लास्टली को जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो केमिकल फर्टिलाइजर के सोर्सेज सॉइल पॉल्यूशन के अंदर आते हैं, उसमें एक्सेसिव नाइट्रोजन के तो हमने डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजन से क्या होता है एक्सेस अमाउंट। तो एक्सेसिव पोटाश जो है सॉइल के अंदर, वो प्लांट्स बॉडी के अंदर जब ज़्यादा पोटाश की कंसनट्रेशन होगी, प्लांट अगर उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो एस्कॉर्बिक एसिड और कैरोटीन जो हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर डिक्रीज होना शुरू हुई। वो प्रॉपर्ली एस्कॉर्बिक एसिड और कैरोटीन्स नहीं बना पाते जब उनके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोटाश प्रेजेंट होती है। सुपर फास्फेट्स जो हैं ये डेफिशिएंसी काज करते हैं कॉपर और जिंक की, और क्योंकि वो ड्यूरिंग अपटेक जो प्रोसेस है उसमें ये इंटरफेयर करते हैं, और ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन अगर मौजूद होगी तो ये कॉपर और जिंक की अपटेक प्लांट के अंदर जो है उसको रोक देते हैं और प्लांट कॉपर और जिंक की डेफिशिएंसी की तरफ चला जाता है। एक्सेसिव लाइम, चूना जो है उसकी जो अगर एप्लीकेशन सॉइल में की जाए तो उसकी वजह से जो होगा सॉइल के अंदर कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और जिंक की जो रिलीज होने का एक मैकेनिज़्म है जो सॉइल पार्टिकल से वो के साथ उसकी जो अटैचमेंट ख़त्म होना और फिर उसका प्लांट्स की रूट्स के लिए को अपटेक करने के लिए अवेलेबल होना, ये मैकेनिज़्म जो है, ये प्रोसेस जो है ये रिड्यूस हो जाता है और प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पाता, क्योंकि लाइम जो है वो इनकी अपटेक को, इनकी रिलीज मैकेनिज़्म जो सॉइल पार्टिकल के साथ इसकी जो अटैचमेंट है इनकी कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज इनकी, उसको प्रिवेंट करता है, रोक देता है। तो प्लांट के अंदर जब ये प्लांट इन्हें अपटेक करने, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, रूट्स को के लिए अवेलेबल नहीं होते अपटेक के लिए, तो रूट्स जो है उन जब अपटेक नहीं कर पाती तो प्लांट्स के अंदर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का ये लेक्चर था। तो आई होप कि आपको कुछ जर्नल सी बातें बताना चाह रहा था, आपको अंडरस्टैंड होगी। तो काइंडली इसको पूरा देखिएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बाकी जो चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।